तो इसमें आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन, हाइड्रार्क, जेरार्क, सीरल कम्युनिटीज, क्लाइमेक्स कम्युनिटीज, इन सब के बारे में थोड़ा सा आज हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, एकदम घबराने वाला टॉपिक नहीं है, और इसको हम लोग इत्मीनान से धीरे धीरे पढ़ के समझेंगे आज की क्लास में। जहां भी आपको डाउट हो रहा होगा तो आप आराम से यहाँ पर लिख करके हमको भेज सकते हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसका मैं एक पूरा स्ट्रक्चर आपको पहले समझा देता हूं ताकि आप इसको धीरे धीरे समझने में आपको आसानी लगे। बिल्कुल। तो बेसिकली सक्सेशन का मतलब क्या होता है? सक्सेशन, जैसे अगर आप देखेंगे इतिहास में भी सक्सेशन होता है, सक्सेसर बनते हैं, मतलब एक के बाद एक जो एग्जिस्टिंग रूलर होता है उसके बाद आने वाले रूलर को उसका सक्सेसर माना जाता है। जो भी अनुक्रमण में जो उसके पीछे आने वाले चीजें हैं उसको हम लोग सक्सेशन मानते हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन, जब एनवायरमेंट, इकोलॉजी के दुनिया में एक स्पीसीज किसी दूसरे स्पीसीज के साथ रिप्लेस होता है, मतलब एक एग्जिस्टिंग स्पीसीज के बाद कोई दूसरा स्पीसीज आता है, तो उसको हम लोग बेसिकली इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। बहुत आसान चीज है, समझना है इसको। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहां पर मैं एक डायग्राम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए, कि जैसे एक स्पीसीज दूसरे से रिप्लेस हो रही है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे खाली चट्टाने हैं कहीं पे, और पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन का पूरा कहानी समझ लीजिए, फिर आपको बाकी सारा इशू जो है ऑटोमेटिकली, या बाकी सारे टॉपिक्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। मोटा मोटा प्रक्रिया बिल्कुल यही है, चाहे वो पानी में हो रहा हो, माने हाइड्रार्क हो रहा हो, हाइड्रोस्फीयर भी उसको कहते हैं, या शुष्क जगह पे, ड्राई जगह पे हो रहा हो जिसको हम लोग जेरार्क कहते हैं, किसी भी तरह का सक्सेशन हो रहा हो, मामला घूम फिर करके बस यही होता है कि पहले वहां कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे वहां पर कई ऐसे स्पीसीज आते हैं जो बहुत कम रिसोर्सेज के साथ सर्वाइव कर सकते हैं, और उनका रिप्लेसमेंट होता चलता है। फिर वैसे स्पीसीज आ जाते हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। तो आप जैसे एग्जाम्पल के लिए ये वाला पिक्चर में आप देखिए कि जैसे एक जो है एक्सपोज्ड चट्टान है, मतलब खाली चट्टान है, यहाँ इनका कलर भी दूसरा है। मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपरली दिखाई दे जाए। वो एकदम खाली चट्टान है किसी क्षेत्र में। अब मान लीजिए कि यहां पर इस खाली चट्टान में सबसे पहले किस तरह के स्पीसीज आने चाहिए, तो लगता यह है कि सबसे पहले वैसे स्पीसीज यहां पे आएंगे जिनके आने के बाद और जिनके वहां पे रहने के लिए बहुत कम संसाधनों में भी गुजर बसर चल सकता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि उसमें जो भी मॉसेस या जो भी लिचेंस उस समय आएंगे वो इतने टफ होते हैं, इतने ज्यादा थोड़े से मजबूत किस्म के होते हैं कि बहुत कम रिसोर्सेज में भी अपना गुजारा बसारा कर ले सकते हैं। तो यहां पर पहले जो सबसे पहले जनरेशन के पौधे, सॉरी पौधे नहीं, सबसे पहले जनरेशन के जो लिचेंस आएंगे, छोटे छोटे जो पादप आएंगे, वो यहां पर आकर के अपना घर बनाते हैं। फिर ये यहां रुक करके कुछ ऐसा रिएक्शंस करते हैं जिसके वजह से उस जो चट्टान है उसका वेदरिंग का प्रक्रिया शुरू होता है, मतलब उसका एक तरह का इरोजन शुरू होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगता है। आपको वो दिखाई तो नहीं देगा शुरुआत के समय में, लेकिन वो धीरे धीरे चट्टान से इतने फाइन पार्टिकल्स में उसको डिकम्पोज करना शुरू करते हैं, तोड़ना शुरू करते हैं, कि धीरे धीरे वो मिट्टी का शक्ल लेने लगता है। जब इनका काम हो रहा होगा, तो जब ये थोड़ी थोड़ी मिट्टी बनना शुरू भी हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे एल्गी, छोटे छोटे घास वो पनपना शुरू होते हैं जो उस मिट्टी में पनप सकते हैं। इनके आने के बाद तो लगभग, क्योंकि यहाँ पर मॉस भी है, क्योंकि यहाँ पे लिचेंस भी हैं, छोटे से घास भी हैं, इन सब के होने की वजह से लगभग इनका अब मिट्टी बनना तय हो जाता है। और ये जैसे ही मिट्टी बनते हैं उसके बाद यहाँ पर और भी कॉम्प्लेक्स प्रजातियां धीरे धीरे पनपने लगती, और समय के साथ फाइनली ये आपको एक जंगल के रूप में, इसको हम लोग क्लाइमेक्स कह रहे हैं, जंगल के रूप में आपको परिवर्तित होकर दिखता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा इस पूरे प्रक्रिया में, कि एक स्पीसीज जो है, जैसे यहाँ पर एक लिचेंस की शुरुआत की प्रजाति आई थी, पहले जनरेशन का स्पीसीज था, वो पायनियर स्पीसीज जिसको कहते हैं, जिसने शुरुआत किया है, वो उसका रिप्लेसमेंट हो रहा है अन्य कई स्पीसीज से समय के अंतराल पे, और इसीलिए इसका नाम पड़ता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, कि पहले एक्सपोज चट्टाने, वहां से लेकर के धीरे धीरे इस तरह के बड़े बड़े वृक्ष और पूरा का पूरा एक जंगल, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम क्रिएट हो जाना, इसी को हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। तो एक मोटा सा कहानी बस इकोलॉजिकल सक्सेशन का यही था कि पहले वहां पर खाली जगह होगा, चाहे अगर मान लीजिए जेरार्क है, अगर वो खाली एरिया है, एक पॉन्ड है, पानी है, तो उन जगहों से उसका शुरुआत होता है, और अल्टीमेटली वहां पर बहुत ज्यादा एक क्लाइमेक्स स्पीसीज के तौर पे कॉम्प्लेक्स सा जंगल या कॉम्प्लेक्स सा वातावरण, इकोसिस्टम आपको दिखाई देगा। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब इसी इकोलॉजिकल सक्सेशन में, ये तो हो गया प्राइमरी सक्सेशन, इसी इकोलॉजिकल सक्सेशन में मान लीजिए एक समय के बाद कभी इस जंगल में आग लगती, फायर होता है, या किसी तरह का ह्यूमन डिस्ट्रक्शन इस तरह का, या कुछ भी तरीके से वो जंगल नष्ट होता है,
जंगल नष्ट होने से क्या होगा कि फिर से वहां पे जंगल नष्ट हो गया तो एक तरह का ये बंजर वहां पे आपको दिख जाएगा जमीन, और दोबारा से सक्सेशन स्टार्ट होता है इसी प्रक्रिया के माध्यम से, तो उसको हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के इकोलॉजिकल सक्सेशन में यही सारा का सारा हमारा कहानी है, इसी को हम लोग विस्तार से एक एक करके समझेंगे। तो अगर आपको परीक्षा में जैसे कि लिखना हो, तो परीक्षा में लिखने के लिए कि इकोलॉजिकल सक्सेशन का डेफिनेशन, जो परीक्षा में संभावित प्रश्न है वो किस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस टॉपिक के लिए जो क्वेश्चन हमको दिमाग में लग रहा है और एग्जाम में ये आया हुआ भी है कि व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये एक क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है। और इसी में जोड़ करके अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए 20 नंबर का बनाना हो या उससे ज्यादा नंबर का बनाना हो, ज्यादा मार्क्स का बनाना हो, तो यहां पर जोड़ा जा सकता है साथ में थोड़ा सा और कि इसी में हाइड्रार्क एंड एक्सप्लेन हाइड्रार्क एंड जेरार्क सक्सेशन, जेरार्क सक्सेशन। तो इस तरह का प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है कि पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है, हाइड्रार्क और जेरार्क सक्सेशन अनुक्रमण के बारे में बताइए, व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन मतलब व्याख्या करना। वैसे तो आंसर राइटिंग आपका पूरा क्लास अभी चलेगा ही, लेकिन फिर भी अभी के लिए एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, समझाना। एक्सप्लेन करना मतलब एग्जाम्पल से समझाना उसको। एनीवे, तो व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने इसको विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ा है, आपके पास प्रॉपर तरीके का नोट्स नहीं है, तो एग्जाम में थोड़ा सा ये आसान टॉपिक भी आपको मुश्किल लग सकता है। तो इस टॉपिक के लिए जब इसका आंसर हम लोग लिख रहे होंगे तो आंसर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रूप में एक परिभाषित, एक डेफिनेशन बेस्ड इंट्रो थोड़ा सा हमें लिखना चाहिए। वो चीज यहां पर दिख रही है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या है कि इट रेफर्स टू द ग्रेजुअल एंड ऑर्डरली चेंज इन स्पीसीज, एक प्रजाति का दूसरे स्पीसीज में रिप्लेसमेंट होना। और ये रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं कि आज एक स्पीसीज है कल को जाएंगे तो दूसरा स्पीसीज दिखाई देगा, उतना जल्दी जल्दी नहीं होता है। ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीमा प्रोसेस है, लेकिन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इसमें एक खास ऑर्डर है कि एक स्पीसीज मान लीजिए यहां पर थोड़ा सा अगर लिचेंस का ये प्रजाति है तो इसके बाद इसी का आना तय है वहां पर। ऐसा नहीं कि लिचेंस के बाद सीधे वहां पर जंगल लग जाएगा, वैसा भी नहीं होता है। एक खास ऑर्डर में ही ये सक्सेशन चलता है। तो ये एक धीमी प्रक्रिया है, ग्रेजुअल प्रक्रिया है, और एक ऑर्डरली प्रक्रिया है, मतलब एक ऑर्डर, खास ऑर्डर को मेंटेन करती है। वैसा प्रक्रिया है जिसमें स्पीसीज जो है चेंज होते जाते हैं, स्पीसीज का कंपोजिशन बदलता जाता है। आज कुछ सेट ऑफ स्पीसीज हैं, आने वाले कुछ समय में वहां पर नए स्पीसीज आने लगते हैं। ठीक, इसकी खास कुछ जो विशेषताएं हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर, एक कम्युनिटी जो है दूसरे से रिप्लेस हो जाती है। एक प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस चलता है। अगर आप इकोलॉजिकल सक्सेशन का पढ़ाई पहले से कर चुके हैं तो आप ये एक चट्टान देख करके और वहां लगे हुए लिचेन के प्रजाति को देख के ये बता पाइएगा कि अगला आने वाला प्रजाति क्या हो सकता है। दूसरा है कि इसके वजह से एक स्टेबल क्लाइमेक्स स्टेज आता है। स्टेबल का मतलब है कि अब उसमें कोई खास बदलाव नहीं आने वाला है, इक्विलिब्रियम वहां पहुंच चुका है। मतलब जब क्लाइमेक्स का स्टेज मतलब अंतिम, जो उसका चरम अवस्था है, जिसमें आपको पूरा का पूरा एक जंगल, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम बना हुआ दिखता है, वो एक स्टेबल व्यवस्था है कि इसके बाद फर्दर और स्पीसीज का एडिशन इसमें संभव नहीं है। ये अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच चुका है, अब इसके अंदर कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होना है अनटिल अनलेस कि कोई फायर, कोई आग लगना या किसी तरह का आपदा में वो जंगल नष्ट हो रहा हो। इसके अलावा उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आते। तो ये उसकी कुछ खास विशेषताएं हैं और ये डेफिनेशन बेस्ड। तो ये इंट्रोडक्शन का एक हिस्सा है जो आप इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में आंसर के लिए यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब यहां पर ये होता है। साथ ही साथ जो डायग्राम आपको बनाना है एग्जाम के अंदर में, तो डायग्राम आप ये वाले डायग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। एक आसान से अगर आप डायग्राम बनाना चाह रहे हैं तो मैं यहां आपको बता दे रहा हूं एग्जाम के लिए, क्योंकि हमें ये आंसर में लिखना है। तो आप सिंपल से यहां शुरू कीजिए कि एक बेयर रॉक बनाइए। इतना तो आप बना ही सकते हैं कि एक खाली चट्टान जो है बेयर रॉक, बेयर रॉक पे कुछ लिचेंस की प्रजाति यहां डेवलप हो रही है। उसको आप दूसरे कलर के पेन से, चाहे एग्जाम में आपके पास टाइम उतना नहीं रहेगा दूसरे कलर को यूज कर पाए, तो इसीलिए बेसिकली इस तरह का कुछ बता दीजिए कि यहाँ पे एक लिचेंस की प्रजाति आ रही है इसी बेयर रॉक के ऊपर। धीरे धीरे बेयर रॉक खत्म होकर के मिट्टी में बदल जाएगा, है ना, क्योंकि लिचेंस जब भी उसके ऊपर आएंगे तो कुछ केमिकल रिएक्शन अपना करेंगे जिसकी वजह से इसका वेदरिंग शुरू हो जाएगा। तो अब इसके बाद जो आपको दिखेगा एक स्टेज की चट्टान थोड़ा सा टूट फूट भी रहा है और यहां पर कुछ ग्रास की प्रजातियां आ गई हैं, ग्रासेस
वाइल्ड ग्रासेस या किसी भी तरह का कुछ 2-4 स्पीसीज का नाम बता दूंगा, वो आप लिख सकते हैं। और फाइनली यहाँ पर स्मॉल जो है झाड़ियां उगनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, ये झाड़ियां इस तरह का यहाँ पर उगना शुरू हो जाएगा, श्रब्स। और फाइनली इसके बाद यहाँ पर पूरा का पूरा एक जंगल इकोसिस्टम, इस तरह का पेड़ आप दिखा दीजिएगा कि एक पूरा इकोसिस्टम जो है डेवलप हो चुका है, फॉरेस्ट। और ये यहाँ पर समय की रेखा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये हजारों लाखों साल में हो सकता है, या कम से कम सैकड़ों साल में तो होता ही होता है, ठीक है। तो 1000 साल भी लग सकते हैं, सैकड़ों साल भी लग सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया से ये बेसिकली ये होता है। और क्योंकि एग्जाम में ये डायग्राम हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो एग्जाम में इस तरह के डायग्राम को बनाने के लिए तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग कि पायोनियर स्पीसीज। पायोनियर जो किसी चीज का शुरुआत करता है उसको हम लोग कहते हैं। तो सक्सेशन का शुरुआत इसी ने किया, तो यहाँ पे पायोनियर स्पीसीज है। इस तरफ क्लाइमेक्स स्पीसीज है, क्लाइमेक्स कम्युनिटीज, कि जो इसके चरम अवस्था में जो स्पीसीज पाए जाते हैं उसको हम लोग क्लाइमेक्स कहते हैं। और बीच में जो पाए गए इंटरमीडियरी, उसको हम लोग सिरल कम्युनिटीज भी कहते हैं। सिरल कम्युनिटीज जो कि टेम्पररी होते हैं। ये क्लाइमेक्स का अवस्था ये है कि स्टेबल है, उस समय फिक्स हो गया है सब चीज, लेकिन जो बीच में बदलाव वाला प्रक्रिया में जो स्पीसीज आते हैं जो कि बदल जाएंगे, टेम्पररी स्पीसीज हैं, सिर्फ एक चेंज के दौरान वो आते हैं, उनको हम लोग सिरल कम्युनिटीज भी कहते हैं। अगर आपने ये डायग्राम भी बना दिया तो आपका वेल एंड गुड, आपका काम आराम से चल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का एग्जाम में बनाने के लिए डायग्राम इस तरह का हो सकता है। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ के समझें एक एक स्टेप में, और कि सक्सेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे क्वेश्चंस मैंने आपको शुरू में लिखा ना कि व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो उसी में थोड़ा सा वेरिएशन डालने के लिए ये सब भी लिख सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये इस तरह का सवाल अगर आपको देखने को मिल रहा है तो भी कोई चिंता का बात नहीं, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन यहां पर, और इसके बाद दे सकता है कि बताइए हाइड्रार्क और जेरार्क का सक्सेशन क्या होता है। हाइड्रार्क, व्हाट इज हाइड्रार्क एंड जेरार्क सक्सेशन, वो उसके बाद लिख सकता है। तो या तो कैरेक्टरिस्टिक शुरू में पूछ देगा इंट्रोडक्शन के रूप में, या फिर डेफिनेशन आपको शुरू में पूछ देगा कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है। तो भी घबराना नहीं है, बड़ा आसान यहां पर लिखना है कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। कि पहला ये एक डायरेक्शनल प्रोसेस, दिशात्मक प्रक्रिया है, कि मतलब पहले एक स्पीसीज जो है वहां से निकल के ये कम्युनिटी में बनती है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बनाती है। तो क्योंकि एक दिशा को फॉलो करती, यूनिडायरेक्शनल है ये। ऐसा नहीं कि एक कम्युनिटी के साथ साथ अन्य कई कम्युनिटीज वहां पर विकसित होते हैं, मल्टी डायरेक्शनल नहीं है, यूनिडायरेक्शनल। और ये किससे कंट्रोल होते हैं, जो भी हमारे आसपास बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर हैं उससे ये कंट्रोल होते हैं कि वहां पर होगा या नहीं। बायोटिक फैक्टर का मतलब है कि सनलाइट प्रॉपर है कि नहीं, बारिश सही टाइम पे हो रही है कि नहीं हो रही है, वो डिसाइड करती है उस जगह को। उसी तरह जो एबायोटिक फैक्टर है कि वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन कितना है, या फिर मान लीजिए कि कहीं पर कोई सिविलाइजेशन या कोई अच्छा सा अर्बनाइजेशन, तो वहां पे हम लोग नहीं करें जिसकी वजह से जंगल काटे जा सकते हैं। तो ये जो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं ये तय करते हैं कि कैसा सक्सेशन वहां पर होगा। तीसरा जो है कि हर बार सक्सेशन जब भी होता है तो इंक्रीज इन बायोमास होता है और जैव विविधता भी बढ़ती है, बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ता है। मतलब कि जब आपने देखा वो वाले डायग्राम में कि जब बेयर चट्टाने थी तो उस समय सिर्फ लिचेंस लगे, तो अगर सारे लिचेंस को निकाल लिया जाए, उनका मास निकाला जाए, तो वो बायोमास बहुत कम मिलेगा। लेकिन एक जंगल का अगर पूरा का पूरा बायोमास आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा होता है क्लाइमेक्स के टाइम पे। तो जैसे जैसे समय बीतेगा ना, बायोमास भी बढ़ता है और वहां पर विविधता भी बढ़ती है, नए नए वहां पर प्रजाति या नए नए जो जीव जंतु हैं वो आने लगते हैं। तो अगर आप चाहें तो खाली डाइवर्सिटी भी लिख सकते हैं, या फिर बायोडाइवर्सिटी भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, कि बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ता है ना। उसके बाद जो शुरुआत के स्टेज है वो सरल होते हैं, सिंपल होते हैं, जिसमें एक ही प्रजाति आपको देखने को मिलती है, वहां पे एक ही तरह का फूड सिस्टम या फूड चेन चलता है। लेकिन बाद के जो स्टेजेस है वो बहुत ज्यादा जटिल हो जाते हैं, जहां पर एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा तो वहां पर एक पूरा का पूरा फूड वेब, फूड चेन, इस तरह का जो माने श्रृंखला वगैरह, खाद्य श्रृंखला, ये सब भी बहुत ज्यादा जटिल बन जाती है। तो शुरुआत में सिंपल, बाद में जटिल, ये सारी की सारी जो है कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या विशेषताएं हैं एक इकोलॉजिकल सक्सेशन का। तो वही हमने समझा। अब इसी में जो आगे हम लोगों को सिलेबस में दिया गया है, जैसे प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, ये तो एकदम कॉमन चीज है, जब भी आप एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़िएगा तो इसका जिक्र होगा ही होगा, है ना। तो प्राइमरी सेकेंडरी तो हम शुरू से जानते हैं, जो मैंने आते ही क्लास के शुरुआत में थोड़ा सा बताया। सिलेबस में स्पेशली जो मेंशन है वो है हाइड्रार्क यानी हाइड्रोसियर,
और जेरार्क यानी जेरोसियर, दोनों वर्ड सेम है। तो हाइड्रार्क सक्सेशन का मतलब वो है कि जब आप जल जनित अनुक्रमण, जब पानी में ये सक्सेशन शुरू होता है तो उसको हम लोग हाइड्रार्क कहते हैं। और जब किसी शुष्क ड्राई जगह, कोई डेजर्ट टाइप का एरिया या सेमी एरिड एरिया जो है, वहां जब ये सक्सेशन शुरू होता है तो वहां पे हम लोग इसको जेरार्क सक्सेशन भी कहते हैं। तो प्राइमरी सक्सेशन इन दोनों को भी छोड़े नहीं, इन दोनों को हल्का हल्का, जो मैंने क्लास की शुरुआत में बताया, हल्का सा हम लोग देख सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। और दूसरा यह है कि हाइड्रार्क सक्सेशन, इन सबको भी हम लोग, या इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या स्टेजेस हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे यहाँ पर, जो आपको एग्जाम में लिखने का मौका मिलेगा। एनीवे, तो पहला है प्राइमरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन जैसे इस तरह के, मान लीजिए जैसे न्यूजीलैंड में एक जगह है जिसको हम लोग रोंगीतोतो आइलैंड कहते हैं, गूगल में आराम से आपको डायग्राम मिल जाएगा, ये वाला पिक्चर मिल जाएगा। यहां पर देखिए प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है बेयर एरिया से, है ना। ये एक बेयर एरिया है, मतलब खाली स्थान है। बेयर एरिया वो किसी तरह का वोल्केनिक आइलैंड भी हो सकता है, या किसी तरह का ऐसा जगह जहां पर खाली चट्टाने हैं, वहां पर अभी वहां पे वेजिटेशन नहीं है, और धीरे धीरे समय के साथ वहां पर वेजिटेशन डेवलप हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही साथ सब जगह पे आएगा, हो सकता है उस क्षेत्र में वहां पर वो लगभग क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है, इस क्षेत्र में धीरे धीरे वो शुरुआत हो रहा है। तो आप इस तरह के जगहों पे देखेंगे कि तो एक तरह का प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होता है। प्राइमरी सक्सेशन हमेशा बेयर रॉक से ही शुरू होता है, और वहां पे छोटे छोटे पहले लिचन्स लगते हैं, धीरे धीरे वहां पर घास, झाड़ियां, और अंत में वहां पे जंगल आपको दिखाई देता है। तो ये एक एग्जाम्पल है प्राइमरी सक्सेशन का, जो आप लोग देख सकते हैं। अब इसी तरह का देखिए प्राइमरी सक्सेशन कई और जगहों पर भी शुरू होता है। जैसे एक जगह मैंने दिखाया आपको कि कहीं पे ज्वालामुखी से निर्मित चट्टाने हैं, या वोल्केनिक टाइप का चट्टान है, वहां भी शुरू हो सकता है। या फिर किसी ग्लेशियर वाले इलाके में भी प्राइमरी सक्सेशन इस तरह से स्टार्ट होता है, जहां पर स्पीसीज जो है थोड़े से अलग हो जाते हैं। तो ये इस तरह से सक्सेशन यहां भी स्टार्ट हो रहा है। जैसे ड्वार्फ फायरवीड है, ये भी एक पायनियर स्पीसीज है, ये भी इसी तरह के जगहों पर एक तरह से माने स्टार्ट होता है सक्सेशन। तो ये सब पायनियर स्पीसीज हैं जो ग्लेशियर वाले इलाके में भी शुरू, यहाँ भी खाली चट्टाने होती हैं, यहाँ भी ये पनपने लगेंगे, धीरे धीरे वहां पे हो सकता है वेदरिंग करेंगे इन चट्टानों का, मिट्टी बनेगी उससे, और फाइनली एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी आपको देखने को मिल सकती। एनीवे, ये भी इसी तरह का एग्जाम्पल है अन्य किसी जगह से, कि पहले वहां पर धीरे धीरे, अब ये प्राइमरी से थोड़ा आगे बढ़ चुका है, ये सेरल कम्युनिटीज हैं कि वहां पर झाड़ियां कुछ पनपने लगी हैं, अंत में ये जंगल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जंगल जैसा हो जाएगा। एनीवे, जहां भी कहीं आपको डाउट हो रहा होगा, या आप देख रहे हैं कि अगर रुक रहा होगा, तो आप हमको बताइएगा, फिर हम लोग उसको ठीक कर लेंगे। क्लियर? एनीवे, अब आते हैं सेकेंडरी सक्सेशन पे। तो जैसा मैंने बताया आपको कि सेकेंडरी सक्सेशन जो है, कहीं पर एक फॉरेस्ट, एक पूरे के पूरे क्लाइमेक्स कम्युनिटी के विनाश के बाद शुरू होता है। उसका किसी भी तरह से विनाश हो सकता है, उसके बाद ही वो शुरू होता है। एक सेकेंड, आप कुछ कमेंट भी अगर लिख रहे हैं तो हमको जरूर यहां पे इन्फॉर्म कीजिए। चलिए, एनीवे, तो यहां पर आप देखिए कि एक जो जंगल था, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी यहां पर बन चुकी थी, प्राइमरी सक्सेशन हो चुका था, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन गई, और इसके बाद यहां पर ये पूरा का पूरा जंगल नष्ट हो रहा है। जंगल नष्ट होने के बाद धीरे धीरे आप यहां देख रहे हैं कि ये पहला साल है, मतलब जस्ट जंगल नष्ट होने के बाद ये 0 ईयर, मतलब पहला साल। और पहले साल के बाद धीरे धीरे यहां पर 1 से 2 साल के बाद आप देखिए कि यहां पे फिर से वापस से कुछ प्रजातियां आने लगी हैं। ये दोबारा से ये पायनियर स्पीसीज बन रही हैं, जिन्होंने यहां पे सक्सेशन शुरुआत किया है। अब ये जो सक्सेशन है, ये प्राइमरी सक्सेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्राइमरी बेयर रॉक से स्टार्ट होता है, खाली चट्टान से शुरू होता है। यहां पर क्या था कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन चुकी थी, उसका विनाश होने के बाद ये सक्सेशन दोबारा शुरू हो रहा है। तो 1 से 2 साल के बाद कुछ एनुअल प्लांट्स यहां पर धीरे धीरे दिखाई देंगे, फिर जो ग्रास है या सालों भर रहने वाले जो पौधे हैं, उनका यहाँ पर उत्पत्ति होगा। धीरे धीरे यहाँ पर जो झाड़ियां आने लगेंगी, छोटे छोटे पेड़ दिखेंगे, और फाइनली दोबारा से यहाँ पर ओक ट्री या किसी भी तरह का मतलब मैच्योर हो रहा होगा, या बड़ा पेड़ आपको दिखाई देगा, और फिर से ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी एक जंगल के रूप में परिवर्तित हो चुकी। तो कितना आसान है समझना। देखिए, टॉपिक पे कोई मैंने ऐसा नहीं कि विशेष नॉलेज का आपको जरूरत है, एकदम बेसिक लेवल पे भी आप इसको समझ सकते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन जो है, ये हम लोग एनवायरमेंटल इकोलॉजी में, जो कि यूपीएससी के लिए जो सिलेबस है, उसमें भी हम लोग पढ़ते रहते हैं। बाद बाकी चीजें यहां थोड़ा विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, सक्सेशन आफ्टर डिस्टर्बेंस। तो एक बोरियल फॉरेस्ट है, 1 साल और 2 साल के बाद किस तरह से डेवलप हुआ, मतलब वहां पे डिस्टर्बेंस हो सका था, हरिकेन या कोई साइक्लोन आया, उसकी वजह से तबाह हो गया सब कुछ,
और उसके बाद दोबारा से, तो 1 साल के बाद ऐसा स्थिति रहा, 2 साल के बाद यहां देखिए धीरे धीरे जो घास वगैरह है, हरियाली जो है दोबारा से पनप चुकी। तो इस तरह से सक्सेशन चलता रहता है। जंगल चाहे किसी भी तरह का, बोरियल फॉरेस्ट का मतलब टेम्परेट क्षेत्र में जो जंगल होते हैं उनको हम लोग बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं। तो उन जंगलों में भी या किसी भी तरह के जंगल में एक बार मान लीजिए कोई विनाश हो चुका है, किसी भी तरह का वोल्केनिज्म या ज्वालामुखी की चट्टाने ज्वालामुखी फट गया वहां पर, उसकी वजह से न्यूक्लियर विंटर आया, सबके ऊपर बने एक राख का एक लेयर जम गया, खराब हो गया सब कुछ, घास वास जल गया, दोबारा से भी वो शुरू हो सकता है। तो 1 साल के बाद और 2 साल के बाद इस तरह से विनाश के बाद दिखता है। तो सेकेंडरी सक्सेशन भी हमने समझा। अब जो इस कड़ी में जो आपको वही सेकेंडरी सक्सेशन का एग्जांपल है, दूसरा है एक जो चित्र है, बेसिकली यहाँ पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी, यहाँ पर पायनियर स्पीसीज, ये हम देख चुके हैं। अब जो हमारा तीसरा है टाइप, वो है बेसिकली हाइड्रार्क या हाइड्रोसियर, है ना, हाइड्रार्क या फिर हाइड्रोसियर। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा देखें और इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि हाइड्रार्क या हाइड्रोसियर किसको हम लोग कहते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि देखिए इस वाले चित्र में ही वो दिख रहा है कि पानी के आसपास या पानी में पनपने वाले जितने भी जो सक्सेशन होते हैं, कि पहले खाली पानी होगा, पानी में धीरे धीरे कुछ स्पीसीज का जन्म हुआ, वहां पर एल्गी वगैरह आया और धीरे धीरे वहां से एक तरह का एक इकोसिस्टम जनरेट हो रहा है, इसको हम लोग हाइड्रार्क सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, तो पहले ये पानी रहा होगा, अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज इस क्षेत्र में नजर आ रही हैं, यहाँ पर इस वाले एरिया में देखिए इस सब जगहों पे कुछ ना कुछ कम्युनिटीज आ गए हैं और ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम जो यहाँ पर नजर आ रहा है, जो लग रहा है कि किनारे में इस तरह का दिख रहा है, वो ऐसा। तो अब पानी में कैसे होता है, पानी में देखिए क्या होता है, समय के साथ धीरे धीरे इसके अंदर कुछ ना कुछ बाहर से चीजों का डिपोजिशन शुरू होता है। डिपोजिशन शुरू होने के बाद पानी का जो अंदर में आप देखेंगे कि कुछ पौधे, छोटे छोटे पौधे, फाइटोप्लैंक्टन वगैरह निकलते हैं, उसके बाद सेकेंडरी पौधे आते हैं, सीरियल कम्युनिटीज आने लगते हैं। तो जब ये धीरे धीरे क्या होगा कि इस पानी का जो क्षेत्रफल है वो कम होने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर कंटिन्यूअस डिपोजिशन हो रहा है। इनके मरने के बाद ये ह्यूमस बन के नीचे चले जाएंगे, तो इनका भी डिपोजिशन हो रहा है, धीरे धीरे वो भरने लगेगा और पानी का जो ये बॉडी है, पानी का क्षेत्रफल वाला जो एरिया है वो छोटा होने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा जब हो सकता है कि पानी आपको नजर भी नहीं आएगा, वेटलैंड बन के छोटा सा एक रह जाएगा और फिर आसपास पूरे के पूरे कम्युनिटीज का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो हाइड्रार्क सक्सेशन का मतलब है कि पानी से उत्पन्न होने वाला जो सक्सेशन है, जिसमें एक स्पीसीज इज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्पीसीज, ये जहां पर भी हो रहा होगा उसको हम लोग हाइड्रार्क सक्सेशन कहते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहां पर बड़ा आसान था ये मामला। अब दूसरा है कि इस हाइड्रार्क सक्सेशन में जो भी जल जनित अनुक्रमण है उसके अंदर में क्या क्या स्टेजेस, ठीक, तो इसके लिए एक डायग्राम भी है यहाँ पर, आप इसको देखिएगा कि पहले तो जो इसका फाइटोप्लैंक्टन का स्टेज मैंने बताया कि कुछ बेसिक लेवल के पौधे फाइटोप्लैंक्टन या सबमर्ज्ड स्टेज में जो पौधे होते हैं, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिपोजिशन हो रहा है पानी के अंदर में, जो भी पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, उनका डिपोजिशन शुरू हो गया है। तो ये हो गया कि रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज ऐसा है। धीरे धीरे क्या है कि इसके बाद फ्लोटिंग स्टेज आएगा, स्वैम्प का स्टेज मतलब कीचड़ दलदली स्टेज आएगा, और उसके बाद यहाँ पे वुडलैंड एंड फॉरेस्ट कम्युनिटीज यहाँ पर बनते जाते हैं। समय के साथ क्या होगा, यही वाले चीज जो है ना ये आगे बढ़ता रहेगा, मतलब अब क्या है कि इन जगहों पे और भी जमावड़ा होगा, ऐसे करके सब्सटेंसेस आ रहे हैं धीरे धीरे, तो अब यहाँ पर अपना शुरू होगा और जिस तरह से वो पानी से बाहर निकल रहा है तो आपको एक पूरा का पूरा जंगल बनता हुआ दिखेगा वहां पे। तो हाइड्रार्क में इस तरह से चीजें पनपती हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो इसके स्टेजेस हैं, एग्जाम में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि स्टेजेस में पहला स्टेज जो है फाइटोप्लैंक्टन, सूक्ष्म पादप जो होती है वो अवस्था है। दूसरा क्या है कि सबमर्ज्ड स्टेज, जिसमें वो डूबा हुआ अंदर में रहता है, रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज, जिसमें जो ऐसे पौधे निकलते हैं जो सबमर्ज कंडीशन में भी सांस ले सकते हैं। तीसरा स्टेज जो है इसका आप देखिए कि रूटेड फ्लोटिंग स्टेज, कि तैरता हुआ स्टेज है ना, इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ बहुत बड़ा नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, बेसिक सा वही सारा कुछ। उसके बाद आएगा जो दलदल की अवस्था है, जिसमें सरकंडा, जिसको रीड कहते हैं, इन सब का पनपना उसमें शुरू होता है। मार्श मिडो स्टेज माने दलदली घास भूमि की अवस्था, वुडलैंड वन क्षेत्र की अवस्था, और फाइनली क्लाइमेक्स फॉरेस्ट। एकदम बेसिक सा है, समय के साथ इनका विकास इस तरह से होता है। आप इस डायग्राम में देख करके समझ भी सकते हैं कि यहां आते आते ही एक दलदल जैसा दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको वही जो रीड या सरकंडा है वो पनपता हुआ दिखेगा, और फाइनली ये वुडलैंड का स्टेज होगा। और ये पानी का जो एरिया है, पानी का ये जो पूरा का पूरा सरफेस आप लोगों को दिख रहा है, जिसके अंदर एक्चुअल वाटर है, ये धीरे धीरे सिकुड़ के छोटा हो रहा है, क्योंकि ये दोनों साइड से हो रहा है ना।
एक साइड से हमने अपने डायग्राम में लिया है, लेकिन हो रहा है ये दोनों साइड से, तो धीरे धीरे वो छोटा एरिया होने लगेगा और फाइनली एक टाइम पे पूरा का पूरा जंगल वहां पर नजर आता है। जैसे इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखिए पहले ये पूरा क्षेत्र जो होगा पानी होगा, अब धीरे धीरे उसमें इसी तरह से विकास शुरू हुआ है। पानी के अंदर अगर आप जाकर के देखेंगे तो गहराई में वही सबमर्ज्ड स्टेज, रूटेड सबमर्ज्ड स्टेज, उसके बाद फ्लोटिंग स्टेज, जहां पर एक अलग अलग टाइप के प्रजाति आते हैं जो थोड़ा सा फ्लोट करते हैं, और फिर फाइनली ये वुडलैंड बन रहा है बाहर साइड में। क्लियर, आसान है। तो अभी ये दलदल है, ये जो एरिया है ये एक तरह का दलदल या इस तरह का मार्शी लैंड माना जाएगा, और आसपास जो है ये वुडलैंड हो गया, ये वुडलैंड है। और फिर फाइनली इसके पीछे देखेंगे तो पूरा का पूरा क्लाइमेक्स कम्युनिटी, यानी कि एक पूरा का पूरा जंगल बना हुआ होता है। तो ये है जेरार्क सक्सेसर, सॉरी हाइड्रार्क सक्सेसर, हाइड्रार्क सक्सेशन, जो पानी के अंदर पनपना शुरू होता है और इस तरह से वहां पर क्लाइमेक्स कम्युनिटीज बाहर साइड में बनती हैं। पानी वाला एरिया अल्टीमेटली छोटा होते होते धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्लियर। तो यहां पर कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा। अब इसमें आते हैं जेरार्क में, कि जेरार्क सक्सेशन क्या है। तो जैसे वो पानी के अंदर शुरू हो रहा था हाइड्रार्क सक्सेशन, जेरार्क सक्सेशन शुरू होता है शुष्क एरिया में, मतलब या तो किसी डेजर्ट में या बंजर जमीन में, यहां पर या फिर किसी ऐसे जगह पे जहां पे वोल्केनिज्म की वजह से वहां पर सॉइल का डेवलपमेंट हुआ है, वोल्केनिक मिट्टी है, वोल्केनिक चट्टानें थी, बाद में मिट्टी बनी, उन जगहों से ये शुरू होता है शुष्क ड्राई जगह। अब ड्राई जगह में क्या है कि बारिश कम है, तो सक्सेशन स्टार्टिंग इन ड्राई हैबिटेट, बैरन हैबिटेट, और इसमें टाइप्स क्या है कि लिथोसियर, जो कि मतलब सेल अनुक्रमण, लिथो मतलब जो चट्टान से शुरू हो रही है, या सैमोसियर जो किसी न किसी बालू वाले जगह पे या फिर रेत वाले जगह पे शुरू हो रही है, मतलब बेसिकली डेजर्ट में शुरू हो रहा है या रेगिस्तान वाले इलाके में शुरू हो रहा है, और ये वाला चट्टान वाले इलाके में। दो ही टाइप का शुष्क जगह दिखेगा, या तो डेजर्ट वाला एरिया का, डेजर्ट हो सकता है गर्म भी डेजर्ट हो, ठंडा डेजर्ट भी, लद्दाख के जैसा भी डेजर्ट हो सकता है। तो सैमोसियर हो सकता है, लिथोसियर हो सकता है, चट्टान से या फिर डेजर्ट से शुरू होता हुआ आपको दिखेगा। तो जेरार्क का सक्सेशन कुछ ऐसा होता है। अब इसके अंदर जो स्टेजेस हैं जेरार्क सक्सेशन के अंदर में, इसके लिए भी कोई ना कोई इमेज हमारे पास होना चाहिए। जैसे देखिए इसका सबसे पहला स्टेज है जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि पहला है क्रस्टोज लिचेन स्टेज, कि इसके अंदर जो पहला आएगा क्रस्टोज लिचेन, उसका स्टेज आता है। अब इसके अंदर किस तरह से दिखेंगे, जैसे ये है क्रस्टोज लिचेन, यहां देखिए ये पूरा का पूरा हो गया क्रस्टोज लिचेन। इसका विशेषता यह है कि ये बहुत ज्यादा ड्राई एरिया में भी पनप सकता है। जैसे चट्टान के ऊपर यह है, और चट्टान को देखिए किस तरह से डिकम्पोज कर रहा है, चट्टान को किस तरह से खुरदरा करके धीरे धीरे तोड़ रहा है। मतलब चट्टान भी, चट्टान तो है ही है वहां पे, साथ में कुछ मिट्टी का भी अंश ये क्रिएट करते हैं। तो पहला स्टेज ये है क्रस्टोज लिचेन, जो कि बहुत हार्श एनवायरमेंट में भी पनप सकता है। और इसके बाद आएंगे धीरे धीरे सेकेंड वाले स्टेज में फोलियोज लिचेन, माने फोलियोज लिचेन। अब ये जब फोलियोज लिचेन आएंगे तो यहां पे देखिए कि इनका विशेषता क्या है कि इनके अंदर थोड़ा सा एक अलग टाइप का एक लेयर दिखाई देगा। जैसे देखिए इसमें ये वाले डायग्राम में, एक सेकेंड, कि अगर फोलियोज का अगर हम डायग्राम देखें तो वो कहां दिख सकता है हमें, ये यहीं पे है, इसी डायग्राम में देखिए फोलियोज लिचेन जो है। अब इसके अंदर क्या है कि ये डायरेक्टली यहां नहीं पनप सकते हैं, मतलब जहां पर क्रस्टोज का जन्म हो सकता है, जहां पे वो पनप सकता है, उस कंडीशन में नहीं, क्योंकि इसको थोड़ा सा मॉइस्चर भी चाहिए होगा। माने क्योंकि ये क्या करेंगे कि कुछ मॉइस्चर एयर से ट्रैप कर लेंगे अपने आसपास, और मॉइस्चर ट्रैप करने के बाद उसको मिट्टी बनाने का कोशिश कर, मृदा बनाने लगते हैं चट्टान को। जैसे ही थोड़ा सा चट्टान जो है ना मिट्टी के शक्ल में आया, क्योंकि मॉइस्चर ट्रैप हो चुका होता है, तो इनका जन्म होगा। ये और भी ज्यादा मॉइस्चर को ट्रैप कर सकते हैं। क्लियर। अब जब ये और भी ज्यादा मॉइस्चर को ट्रैप करेंगे तब जाकर के फ्रूटिकोज या इस तरह के स्पीसीज का जन्म होगा, जहां पर एक बाकायदा उनको ठीक ठाक लेवल पे मॉइस्चर मिल जाता है, और चट्टान भी लगभग चट्टान मिट्टी बन जाती है। मतलब लगभग मैं कह रहा हूं, पूरी तरह से मिट्टी तो नहीं बनती है, लेकिन लगभग वो चट्टान जो है मिट्टी बन जाती है। तो इसके 3 स्टेज आते आते तक, मतलब क्योंकि वहां पे फ्रूटिकोज का दिया नहीं है इसलिए उसको छोड़ दे रहे हैं, तो बेसिकली क्रस्टोज और फोलियोज आते आते तक चट्टान का थोड़ा सा, मतलब जो रॉक है वो इट कन्वर्ट्स टू सॉइल, और मॉइस्चर भी वहां पर आ चुका होता है। मॉइस्चर मतलब नमी है ना, क्योंकि वो मॉइस्चर को ट्रैप करते हैं बेसिकली। अब जब ये मॉइस्चर आ चुका है और थोड़ा सा सॉइल बन चुका है, तो अब यहां पर काई जमना शुरू हो जाएगा, यानी मॉस का स्टेज शुरू हो जाएगा। मॉस आएंगे, फिर धीरे धीरे हर्ब का स्टेज है, मतलब छोटे छोटे पौधे पनपना होते हैं। श्रब मतलब झाड़ी आ गई, फिर वही वुडलैंड कि यहां पर वन का क्षेत्र आ गया, और फिर फाइनली क्लाइमेक्स फॉरेस्ट बन जाता है।
तो जेरार्क में भी जो सक्सेशन है वो पनप वैसे ही रहा है, स्पीसीज थोड़े से अलग दिखाई दे रहे हैं, बस और कुछ मामला नहीं। तो फीचर्स क्या है जेरार्क सक्सेशन के, कि एक्सट्रीम कंडीशन में शुरू होता है, बहुत कठोर परिस्थितियां, जैसा मैंने एग्जांपल शुरू में आपको वर्णन किया कि एग्जांपल्स में बेसिकली या तो कोई सेमी एरिड क्षेत्र है, डेजर्ट का क्षेत्र है जहां पर नमी एकदम ना के बराबर है, या फिर कोई चट्टान वाला इलाका है, या फिर कोई ग्लेशियर वाला भी इलाका है जहां भी चट्टान है वहां भी नमी एकदम नहीं है। वैसे तो ग्लेशियर के पास तो नमी बहुत रहेगी, लेकिन कभी कभी होता है कि बहुत ठंडे जगह पर भी, जैसे लद्दाख वगैरह के क्षेत्र देखेंगे वहां भी नमी नहीं होता, वो भी ड्राई जगह होता है। तो ये एक्सट्रीम कंडीशंस में ही यहाँ पे ये सक्सेशन का शुरुआत होता है, जिसको हम लोग जेरार्क कहते हैं। यहाँ पर सॉइल का फॉर्मेशन होना जरूरी है, मृदा निर्माण, और धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती है ना, मृदा का निर्माण, वही जो केमिकल रिएक्शंस करके उसको तोड़ते हैं वो लोग। धीरे धीरे क्या होगा कि इसके बाद न्यूट्रिएंट्स का यहाँ पर पोषक तत्व का आना शुरू होता है और मॉइस्चर का आना शुरू होता है। पोषक तत्व और मॉइस्चर मिल गया तो उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन भी, वहां पर और भी स्पीसीज के पनपने का मौका मिलता है, कि उसके बाद फाइनली स्टेबल वेजिटेशन मतलब स्थिर वनस्पति की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी है जहां पे जंगल बनता है। एनीवे, अब आपके सिलेबस में 2 पॉइंट्स और दिए गए हैं। एक है सिरल कम्युनिटी कि अनुक्रमिक समुदाय कौन से हैं, टेम्पररी होते हैं, वैसे तो हम बता चुके हैं शुरू में आपको, लेकिन फिर भी यहां पर अगर लिखने के लिए एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज सिरल कम्युनिटीज या व्हाट आर सिरल कम्युनिटीज इन ए इकोलॉजिकल सक्सेशन, क्वेश्चन बना सकते हैं ना कि व्हाट आर सिरल कम्युनिटीज इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन, सिरल कम्युनिटीज। तो यहां पर लिखने के लिए जो कंटेंट है थोड़ा सा आप इस तरह से उसको बना के लिख सकते हैं। मैंने पॉइंट्स में लिखा है, आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पैराग्राफ में, कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ प्लस पॉइंट वहां पे जोड़ सकते हैं कि एक इकोलॉजिकल सक्सेशन में सिरल स्पीसीज क्या है। तो ये वैसे स्पीसीज हैं जो इंटरमीडिएट स्टेजेस में आते हैं, मतलब ये परमानेंट अस्थाई नहीं है, टेम्पररी समय के लिए आते हैं, और बीच में जैसे मान लीजिए कि एक मॉस है कि काई जम रहा है यहाँ पे मॉस, और फिर फाइनली जो वुडलैंड है जहां पर बड़े बड़े पौधे हैं, इन दोनों के बीच में क्या है कि घास, कुछ ग्रास टाइप के प्रजाति और कुछ झाड़ियों के प्रजाति ये आ जाते हैं, जिनको हम लोग सीरल कम्युनिटीज कह रहे हैं। वैसे मॉस खुद ही एक सीरल कम्युनिटी माना जाएगा, हमेशा के लिए नहीं रहता है ना। एनीवे, तो इंटरमीडिएट स्टेजेस में मतलब मध्यवर्ती अवस्था में आते हैं किसी भी सक्सेशन के बीच में। ईच स्टेज इज ए सिरल स्टेज, क्योंकि हर स्टेज क्लाइमेक्स तक पहुंचने से पहले वो सिरल ही होता है, क्योंकि अब जैसा उसका स्वरूप है कुछ समय के बाद वहां पर नए प्रजाति आने से बन जाएंगे। स्पीसीज आर कॉल्ड सिरल स्पीसीज, जो भी प्रजाति इसके अंदर आएंगे, मॉस का प्रजाति तो मान लीजिए उसको हम लोग सिरल स्पीसीज कह रहे हैं, कि सिरल स्टेज में आने वाले जो भी प्रजाति होंगे उसको ही। तो ये क्या है, अस्थाई है, टेम्पररी है, कैरेक्टरिस्टिक से ही आएंगे। दूसरा है ट्रांजिशनल है, संक्रमशील है, मतलब कि इसके बाद एक स्पीसीज के बाद दूसरा का आना तय है। और तीसरा क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी, समय के साथ जटिलता जो है बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि यहां पर अब नए नए स्पीसीज आने लगे हैं जो कि पहले वाले स्पीसीज की तुलना में ऑलरेडी उनका संरचना ही ज्यादा जटिल है या ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, या फिर उनका संख्या इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि वो और ज्यादा जटिलता उसके अंदर आ रही है। डाइवर्सिटी जितना ज्यादा होगा एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम वो क्रिएट होता जाएगा। तो ये होते हैं सिरल कम्युनिटीज। और इसी के जैसा सिलेबस में हमारा आखिरी पॉइंट जो दिया हुआ है वो है बेसिकली क्लाइमेक्स कम्युनिटी, चरम समुदाय किसको कहते हैं। तो चरम समुदाय सबसे आसान डिफिनेशन है कि जो अंतिम स्टेज है इकोलॉजिकल सक्सेशन में, जहां पर आने के बाद और फर्दर कोई एडिशन या नए स्पीसीज का वहां पर उत्पत्ति नहीं होता है, जो स्पीसीज आ चुकी है वो स्टेबलाइज होकर रहती है, उसी को हम लोग चरम कहते हैं। कि फाइनल स्टेबल कम्युनिटी जो भी होती है, समुदाय जो भी होगा, उसको हम लोग क्लाइमेक्स कम्युनिटीज कहते हैं। और इनके विशेषता क्या है कि इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम है, मैंने बोला ना संतुलन बन जाता है। संतुलन कब बनेगा, जब इसके अंदर कोई भी नया एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, एक संतुलित तरीके से बैलेंस बना करके वो रह जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि यहां पर इस स्टेज में ऑब्वियसली सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता होती, क्योंकि अब इसमें क्योंकि इतने ज्यादा स्पीसीज हो जाएंगे कि एक स्टेबल हो चुका है, अब नए स्पीसीज का एडिशन नहीं हो रहा है, होगा मतलब समय के साथ हो सकता है, लाखों साल के बाद एक आध स्पीसीज और भी ऐड हो जाएगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका होता है, और इस समय इसका बायोडायवर्सिटी मैक्सिमम होता है और सेल्फ सस्टेनिंग होता है, कि इसको बाहर से किसी सपोर्ट का जरूरत नहीं है पनपने के लिए, ये सेल्फ सस्टेनिंग है, अपना गुजर बसर ये पूरा कम्युनिटी खुद ही मिलकर के कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज इस समय होते हैं। तो आज के जो क्लास में मैंने आपको शुरू से लास्ट तक इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में बताया, जो कि एक बहुत ही आसान टॉपिक था, जिसके अंदर हमने हाइड्रार्क जेरार्क का भी डिस्कशन किया। और देख लेते हैं कि और कुछ तो नहीं है इसके अंदर, कि क्लाइमेक्स में भी हाँ एक छोटा सा टॉपिक रह गया कि टाइप्स ऑफ क्लाइमेक्स, कि किस तरह का क्लाइमेक्स हो सकता है,
जैसे एक है क्लाइमेटिक, जलवायु के द्वारा नियंत्रित होने वाला क्लाइमेक्स, कि बेसिकली जैसा भी वहां पर एनवायरमेंट है, जैसे मान लीजिए ट्रॉपिकल क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तो वहां पर जलवायु की वजह से एक क्लाइमेक्स का तरीका अलग होगा। लेकिन अगर वहां पर अगर आप देखेंगे टेम्परेट रीजन है, तो वहां पर जो क्लाइमेक्स स्पीसीज होंगे वो थोड़े से अलग होंगे। जलवायु नियंत्रित वहां पर बेसिकली क्लाइमेक्स जो स्पीसीज होते हैं उसको हम लोग क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स कहते हैं। दूसरा है एडाफिक, सॉइल के वजह से, जहां पर माने मिट्टी किस तरह का है उसके वजह से जो भी वहां पे क्लाइमेक्स, क्योंकि अलग अलग होंगे ना। मान लीजिए क्लाइमेटिक कंडीशन अगर मान लीजिए ट्रॉपिकल क्षेत्र में देखा जाए, ट्रॉपिकल क्षेत्र में, तो यहां जो क्लाइमेक्स होगा पूरा का पूरा वेल डेवलप्ड फॉरेस्ट होगा, जिसको हम लोग रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एक बहुत जंगल, सबसे ज्यादा यहां पर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी दुनिया भर में। लेकिन वही चीज क्लाइमेक्स के रूप में आपको टेम्परेट क्षेत्र में या लद्दाख के क्षेत्र में या डेजर्ट के क्षेत्र में नहीं दिखाई देगा। इन क्षेत्रों में क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा वो बोरियल जंगल बन सकते हैं, उनमें उतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं हो सकता है। और थोड़े से और अगर टुंड्रा के क्षेत्र में चले जाए, टैगा के क्षेत्र में चले जाएंगे, तो बोरियल जंगल भी नहीं दिखेगा, मॉस लिचन्स पे ही क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाती है। तो जलवायु आधारित, उसी तरह देखिए मृदा, सॉइल में न्यूट्रिएंट किस लेवल का है वही तय करेगा कि ये तो अंतिम में एक जंगल बनेगा या फिर कोई झाड़ी घास, यही इसका क्लाइमेक्स है ना। तो क्लाइमेक्स भी अलग अलग टाइप से आपको देखने को मिलता है। डिसक्लाइमेक्स, विक्षुब्ध चरम, जब कभी डिस्टर्बेंस, इस तरह का कोई हरिकेन, साइक्लोन या किसी भी और तरह का कोई प्राकृतिक आपदा आकर के डिसक्लाइमेक्स कर देता है, या फिर जो भी माने क्लाइमेक्स कम्युनिटी है उसको डिस्टर्ब करके दोबारा से पनपने पे मजबूर कर देता है, या समय लगता है उसको पनपने में, सेकेंडरी सक्सेशन वहां से चालू हो जाता है। तो इस तरह के अलग अलग क्लाइमेक्स। तो हमारे सिलेबस में जो आखिरी टॉपिक था क्लाइमेक्स कम्युनिटीज, वो भी हमने डिस्कस किया। बाद बाकी जो है इसको हम लोग नोट्स में आपको प्रोवाइड करा देंगे। इससे रिलेटेड, आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं। छोटा टॉपिक था, आसानी से समझ में आने टॉपिक था। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो भी हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट या कोई टॉपिक दिखेगा पेपर 2 में, तो उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछिए उसको।